हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुचित भाटिया है। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीएम्बल के ऊपर। प्रीएम्बल, इसके ऊपर हम पहले एक बात कर चुके हैं, एक लेक्चर हमने इसके ऊपर लिया है। ये प्रीएम्बल का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रीएम्बल के प्रारूप की और उसके अंदर इस्तेमाल किए गए कुछ इंग्रेडिएंट्स की, कुछ शब्दों की। उन्हीं में से कुछ इंग्रेडिएंट्स का हम आज डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है सॉवरेंज। सॉवरेंज शब्द का मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं ये आया कहां से। सॉवरेंज एक लैटिन वर्ड सुरेनस से डराइव किया गया है। सुरेनस का मतलब होता है सॉवरेनिटी या सुप्रीम अथॉरिटी, संप्रभुता। मतलब यदि कोई देश सॉवरेन देश है, कोई स्टेट सॉवरेन स्टेट है, इसका मतलब है कि सारे अधिकार उसके पास है, हर तरह का डिसीजन वो खुद से लेगा, तो वो कहलाएगा सॉवरेन स्टेट। सॉवरेनिटी दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक सॉवरेनिटी और बाह्य सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब है कि यदि किसी देश को एक्सटर्नल सॉवरेनिटी मिली है, बाह्य संप्रभुता मिली है, तो देश के बाहर के भी उसके कोई डिसीजन है। मान लो किसी दूसरे देश को एक्वायर करना है, किसी दूसरे देश की जमीन को एक्वायर करना है, किसी दूसरे देश के अंदर या देशों के संगठन के अंदर उसको कोई वोटिंग राइट मिला है, या किसी भी तरीके से देश के बाहर की गतिविधियों के ऊपर उसको कोई डिसीजन लेना है, तो भी उसको किसी और स्टेट से या देश से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद लेता है। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब है अपने देश के अंदर होने वाले सभी व्यवहार, व्यापार और सभी प्रकार की गतिविधियों के डिसीजन भी वो देश खुद से लेता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, उस दिन भारत संपूर्ण संप्रभुत्व गणराज्य बन गया था। मतलब उसके पास इंटरनल सॉवरेनिटी भी आ गई थी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी आ गई थी, जो संविधान में भारत ने खुद से खुद को दी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भारत अब किसी भी प्रकार से किसी दूसरे देश का डोमिनियन नहीं है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही ये किसी दूसरे स्टेट या नेशन की कॉलोनी है। मतलब ये पूरे तरीके से स्वतंत्र और संप्रभुत्व राज्य है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों के अंदर। इसको किसी देश से, किसी स्टेट से कुछ भी पूछने की या इजाजत लेने की कभी कोई जरूरत नहीं होगी। सॉवरेन स्टेट बनने का मतलब क्या हुआ कि क्या एक सॉवरेन स्टेट है तो वो दूसरे देशों की टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है? देखो, अभी हमने बात की थी, बिल्कुल कर सकता है। मतलब भारत जो है वो चाहे तो अपनी सीमाओं को बढ़ा सकता है और चाहे तो अपनी सीमाओं के कुछ हिस्से को दूसरे देशों को दे भी सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दादर नगर हवेली, गोवा, दमन द्वीप, आजादी के वक्त ये फॉरेन टेरिटरीज थे, ये भारत का हिस्सा नहीं थे। भारत ने बाद में अपनी सीमाओं का विस्तार किया और इन फॉरेन टेरिटरीज को अपने अंदर मिला लिया, है ना। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल है कि अपनी सीमाओं को बढ़ाया घटाया जा सकता है। अब एक और बात करते हैं, क्या सॉवरेन स्टेट होने का मतलब है कि हमने अपने जो निर्णय है वो खुद लेने हैं? तो फिर जब भारत यूएनओ का या कॉमनवेल्थ नेशंस का भाग बना, मेंबर बना, तो क्या उसने अपनी सॉवरेनिटी खो दी? बिल्कुल नहीं। देखो, यूएनओ का पार्ट तो ये 1945 से ही था, और कॉमनवेल्थ नेशंस जिसका मुखिया ब्रिटेन है, जिसका हेड ब्रिटेन है, तो उसका पार्ट ये बना आजादी के बाद 1949। लेकिन फिर भी ये अपनी मर्जी से पार्ट बना है इन कॉलोनीज का, इन ऑर्गेनाइजेशंस का, और जब चाहे इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी मर्जी से छोड़ भी सकता है। भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि कॉमनवेल्थ नेशंस या यूएनओ द्वारा लिए गए डिसीजन को उसे लागू करना ही होगा, क्योंकि भारत के संविधान ने इसे अधिकार दे रखे हैं। और देखो, पिछले सेशन में हमने बात की भी थी कि भारत के संविधान को अधिकार भारत की जनता ने दी है। तो यहां पर केवल और केवल भारत की जनता ही सारे डिसीजन लेती है। अगला शब्द देखते हैं हम यहां पे, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द आया कहां से, पहले उसको देखते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड्स डेमोस और क्रेटिया से।
दोनों शब्दों को मिला के एक नया शब्द बना डेमोक्रेटिक। डेमोस का मतलब होता है पीपल या लोग, क्रेटिया का मतलब होता है रूल, राज्य। तो डेमोक्रेसी का मतलब हो गया जहां लोगों द्वारा राज किया जाता है या चलाया जाता है। देखो डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ उन्हीं देशों में हो सकती है जहां की जनसंख्या बहुत कम है, अडल्ट पॉपुलेशन कम है, जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या होता है, वहां की जनसंख्या बहुत कम है, कोई 50 या 60 लाख लोग ही हैं जो वहां पर अडल्ट पॉपुलेशन होती है ना, पॉपुलेशन है। तो वो डायरेक्टली भाग लेते हैं, वहां पे होने वाली प्रत्येक अफेयर्स के अंदर वो जो है खुद से भाग लेते हैं, वोट वो खुद से करते हैं कि क्या कानून बनेगा क्या नहीं बनेगा। अडल्ट पॉपुलेशन खुद से वहां पर अपनी राय रखती है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण ये अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो है वो पार्टिसिपेट करता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, जैसे इंडिया में है ना। इंडिया में यही तो होता है, हम लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे पॉलिसी मेकिंग के लिए संसद में बैठ करके जो है पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनता है। अब इसके बाद में एक और बात, डेमोक्रेसी के अंदर एक हेड भी होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, एक मुखिया जरूर होता है, जिस पर यह पता लगता है ये कैसी डेमोक्रेसी है, मोनार्की है या रिपब्लिक है। मोनार्की का मतलब क्या हुआ, जहां पर हेड का बेटा ही अगला हेड होगा, मतलब जो मुखिया है ना उसका वंशज ही अगला मुखिया होगा, जैसा इंग्लैंड के अंदर होता है, सॉरी ब्रिटेन के अंदर होता है ना। और रिपब्लिक का मतलब है जनता चुनती है कि मुखिया कौन होगा, जैसा इंडिया में होता है ना। तो ब्रिटेन मोनार्की है, राजा का बेटा राजा होगा, और रिपब्लिक का मतलब हुआ कि जहां पर जनता चुनती है, इलेक्ट करती है कि हेड कौन होगा। तो डेमोक्रेटिक के बाद हमने रिपब्लिक को भी यहां से सीख लिया। आज के सेशन में हम एक बार इतनी ही बात करेंगे। अगले सेशन में हम जो आगे की रेसिपी वाले वर्ड्स है ना, सोशलिस्ट और सेक्युलर, इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।